नमस्कार, मैं रविश कुमार। मामला तो व्यापम का ही है, लेकिन एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। पत्रकार आलोक मेहता की किताब है जिसका नाम है राव के बाद कौन। 1993 में लिखी इस किताब में आलोक मेहता ने नरसिम्हा राव के बाद संभावित प्रधानमंत्रियों के बारे में लिखा है। 21 साल से इस किताब को सिर्फ इसी एक प्रसंग के कारण संभाल कर रखा हुआ हूं, जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ रहा हूं एक पैराग्राफ। 1952 के पहले चुनाव में मध्य प्रदेश के रीवा की भीड़ भरी सभा में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शिव बहादुर सिंह के विरुद्ध आह्वान किया था कि यह धोखे से पार्टी के उम्मीदवार बन गए हैं और इन्हें वोट मत दीजिए। तत्कालीन विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह के बेटे गोविंद नारायण सिंह आज भी उस दिन को याद करते हुए कहते हैं कि मंच पर ही पंडित नेहरू के कान में किसी व्यक्ति ने शिव बहादुर सिंह पर धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के कारण 1951 में न्यायालय से सुनाई गई 3 वर्ष की सजा का उल्लेख कर दिया। मामला उच्च अदालत में विचाराधीन था, लेकिन नेहरू जी यह सब सुनते ही उबल पड़े और उन्होंने तत्काल अपनी गलती स्वीकार करते हुए पार्टी प्रत्याशी को हरवा दिया। मैं अपनी तरफ से इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय राजनीति का शायद यह अकेला उदाहरण होगा कि टिकट मिलने के बाद उसके प्रचार के लिए आया राष्ट्रीय नेता मंच पर जाकर यह कह दे कि हमसे गलती हो गई है, आप हमारे उम्मीदवार को वोट मत दीजिएगा, हरा दीजिए। यह उदाहरण मैंने नेहरू को देवता बनाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि उन्हें याद दिलाने के लिए दिया है जो राजनीति में इन दिनों खुद को देवता कहलाते हैं। शिव बहादुर सिंह के बेटे अर्जुन सिंह बाद में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति के धुरी बनते हैं, लेकिन यह एक अलग और लंबी कहानी हो जाएगी। अब मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में जो छोटे कद के दूसरे शख्स हैं वो आनंद राय हैं, जो व्यापम मामले में अपने स्तर पर चीजों को उजागर कर रहे हैं। आनंद राय की नौजवानी का अच्छा खासा हिस्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में गुजरा है। इंदौर भाजपा के मेडिकल सेल के भी अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन आज यह स्वयंसेवक अपनी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है और जिस संगठन की शाखा से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को सीखा, उसके प्रमुख Z+ की सुरक्षा में। Z+ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या आपने RSS के बड़े नेताओं को यह कहते सुना है कि हमें आनंद जैसे स्वयंसेवक पर गर्व है जिसने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को आगे बढ़ाया और जान की परवाह नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने आनंद राय को कांग्रेस का एजेंट बताया है। उम्मीद है जो मीडिया के बाकी हिस्सों की तरह आनंद राय RSS के मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के कवर पर भी नजर आएंगे। आनंद के दूसरे साथी जो विसिल ब्लोअर हैं वो भी अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं है। इतने हंगामे के बाद भी सरकार ने उनकी चिंता दूर नहीं की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव का क्या होगा? वे व्यापम घोटाले में आरोपी नंबर 10 बनाए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहकर उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी कि पद पर रहते हुए उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती है, क्योंकि उन्हें संवैधानिक कवच प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल और केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। प्रधानमंत्री देश से बाहर हैं, इसलिए यह मसला उठ खड़ा हुआ है कि उनके आने तक राज्यपाल के बारे में निर्णय का इंतजार किया जाए या तुरंत कोई कदम उठाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अन्य प्रसंग में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की। कांग्रेस कहती रही कि बीजेपी राज्यपाल को क्यों नहीं हटा रही है। कांग्रेस अब कह रही है कि राज्यपाल को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी सरकार ने यूपीए के दौर में बने कई राज्यपालों को हटाया है। कुछ पर भ्रष्टाचार के भी आरोप बताए गए थे, लेकिन राम नरेश यादव को नेहरू की 125वीं जयंती के लिए बनी समिति का सदस्य भी बनाया गया। तब बीजेपी को लगता था कि राम नरेश यादव को हटाया गया तो शिवराज सिंह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ सकता है। राज्यपाल ने इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आमंत्रित थे, मगर किन्हीं अन्य कारणों के कारण नहीं गए। कांग्रेस मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, जिसके दबाव में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल, जिसके जवाब में बाबूलाल गौर ने कहा कि अर्जुन सिंह के समय भोपाल गैस कांड में 5000 लोग मरे थे, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम और इससे जुड़ी संदिग्ध मौतों की जांच CBI को सौंप दी है। CBI से 2 हफ्ते में पूछा है कि बताएं कि मामले की निगरानी कोर्ट करे या CBI। इस बीच मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से जुड़ी एक और परीक्षा डीमेट को लेकर विवाद है। आरोप लग रहे हैं कि बड़े अफसरों और जजों तक के बच्चों को पैसे लेकर डॉक्टरों की सीट मैनेजमेंट कोटा से भरी जा रही है। 12 जुलाई को डीमेट के इम्तिहान होने वाले हैं, लेकिन 23 जून को रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो सामने आया है जिसमें डीमेट के लिए 40 लाख रुपए तक की सौदेबाजी की बातचीत हो रही है। यह टेप जबलपुर हाईकोर्ट को भेजा जा चुका है। इसकी विश्वसनीयता हम नहीं जानते। अदालत को लगा कि दलाल अभी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए कई सख्त निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि राज्यों में उन सभी जगहों पर हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर लगाए जाएं जहां डीमेट के इम्तिहान होंगे। इन स्कैनर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर जाना मुश्किल होगा। OMR शीट जो होता है मार्कशीट का, उसकी स्कैन की हुई कॉपी सेफ कस्टडी में रखी जाएगी। इस बीच बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने
ये अच्छी खबर है। राज्य के सभी अखबारों में खास विज्ञापन दिया है। व्यापम ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। इस विज्ञापन में लिखा है कि व्यापम के ऐप का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री उमाशंकर जी गुप्ता के द्वारा 9 जुलाई 2015 को संपन्न होगा। सुबह के अखबार में विज्ञापन था, तो हो सकता है संपन्न हो भी चुका हो। हमने भी गूगल के प्ले स्टोर में जाकर व्यापम ऐप डाउनलोड कर लिया है। ऐप को क्लिक किया तो अंदर कई और जानकारियां मिली, जैसे एप्लीकेशन स्टेटस, जहां आप अपने एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, फिर सर्च एप्लीकेशन, टेस्ट एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह। एग्जाम परीक्षा के शेड्यूल की भी जानकारी है। इस पर क्लिक किया तो पता चला कि साल 2007 से इस साल 2015 तक की प्रवेश परीक्षाओं और नौकरियों में भर्तियों की भी जानकारी है, जिन्हें लेकर विवाद हो सकता है। रिजल्ट भी हैं। मैं कई बार कहता हूं कि ई गवर्नेंस या ऐप पारदर्शिता के ना तो उपकरण है ना उदाहरण, लेकिन कितना दिलचस्प है व्यापम का ऐप, खासकर उसी दिन जब इसके घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, प्रशांत भूषण जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, सलमान सोज, प्रवक्ता कांग्रेस, पारस सकलेचा साहब हैं जो आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस मामले को उजागर करने वालों में से एक हैं, और आनंद राय जी हैं हमारे साथ, विसिल ब्लोअर हैं। प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहता था कि आज के राज्यपाल के संदर्भ में जो आदेश आया है, अभी तक जो मध्य प्रदेश की सरकार कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार रिजेक्ट हो चुका है सीबीआई से जांच कराने के मामले में, तो हम दोबारा नहीं जा सकते थे। क्या ये बात अब सरकार की गलत साबित हो रही है क्या, कि दोबारा जाया जा सकता था, अगर सरकार जाती तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। उस समय तो क्योंकि राज्य सरकार ही मना कर रही थी सीबीआई की जांच को, इस वजह से कोर्ट ने बोल दिया था कि अभी सीबीआई की जांच की, हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि सीबीआई की जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, एसटीएफ जांच कर रहा है, हमने एक एसआईटी उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाई हुई है, वो पर्याप्त है। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे डेवलपमेंट होते गए, ये क्लियर होता गया कि भाई एसटीएफ की जांच पर्याप्त नहीं है, एसआईटी पूरी निगरानी उस पर ठीक से नहीं रख पा रही है, और हाई कोर्ट की भी मॉनिटरिंग का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है। और इस वजह से जब ये मांग उठने लगी कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, तो राज्य सरकार खुद ही कह सकती थी कि भाई इसमें सीबीआई की जांच हो जाए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, खुद ही मांग कर सकती थी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी मान सकती थी। राज्यपाल के मामले में जैसे जबलपुर हाई कोर्ट ने ये मामला दर्ज कर दिया था कि वो इस वक्त पद पर हैं और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, लेकिन सेंटर और राज्यपाल को नोटिस दिया गया, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो संविधान में इम्यूनिटी दी गई है राज्यपाल या राष्ट्रपति को, वो प्रोसिक्यूशन की इम्यूनिटी है कि जब तक वो राज्यपाल के पद पर बैठे हैं या राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, उनके ऊपर कोई फौजदारी या क्रिमिनल केस चलाया नहीं जा सकता। लेकिन इसकी कोई इम्यूनिटी नहीं दी गई है कि उनकी जांच भी ना हो पाए। तो जब एफआईआर रजिस्टर करी गई राज्यपाल के खिलाफ, तो राज्यपाल ने उस एफआईआर को चुनौती दी और उन्होंने ये बोला कि भाई इस पर तो कोई जांच भी नहीं करी जा सकती इस एफआईआर पर, जिसको कि हाई कोर्ट ने मान लिया और ये बोल दिया कि भाई इसमें जांच भी नहीं हो सकती और एफआईआर को रद्द कर दिया। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है उस हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन में, और ये बोला है कि भाई राज्यपाल की इम्यूनिटी सिर्फ प्रोसिक्यूशन से है, यानी कि जिस समय चार्जशीट फाइल होके उनका प्रोसिक्यूशन किया जाए वो नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जांच भी नहीं हो सकती। जांच तो बिल्कुल हो सकती है और होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पता लगता है कि भाई वो उन्होंने कोई अपराध किया है, तो कायदे से तो उनको राज्यपाल के पद से हटा दिया जाना चाहिए। सुधांशु जी, अब यहाँ पर एक सवाल आता है। एक सवाल तो है जो पहले से पब्लिक डोमेन में है कि राज्यपाल को आप हटा सकते थे, लेकिन अभी जिस तरह से प्रशांत भूषण ने बताया कि प्रोसिक्यूशन, मुकदमा चलाने और सजा देने का जो प्रावधान है वो उनके पद पे रहते हुए नहीं किया जा सकता है, जांच की जा सकती है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, आप उस फैसले को लेकर कभी चुनौती देने नहीं गए राज्यपाल को, तो इससे ये जाहिर होता है कि आप लोग भी राज्यपाल को किसी ना किसी प्रकार से संरक्षण दे रहे थे। जा सकते थे, वो कोई अंतिम अदालत तो थी नहीं, भले ही हाईकोर्ट की निगरानी में ये सारी जांच वगैरह चल रही हो, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में तो जा ही सकते थे राज्यपाल को सजा दिलाने के लिए। क्योंकि नई दुनिया अखबार में मैंने एसआईटी के चीफ का बयान देखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनके खिलाफ इतने साक्ष्य हैं कि जिस दिन ये पद से हटेंगे हम उसी दिन गिरफ्तार कर लेंगे। सुधांशु जी। देखिए, प्रशांत भूषण जी एक बहुत बड़े कानूनविद हैं, तो इस संदर्भ में जितनी संवैधानिक बारीकियों की जानकारी उनको होगी, तो निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता हूं। मगर जो आपने एक बात कही कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय दिया, तो जो आप कह रहे हैं या हम लोग हमारे विरोधी इंटरप्रिटेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि वो उच्च न्यायालय के निर्णय पर या उसकी न्याय संगतता पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि नहीं साहब जाना ही चाहिए था, नहीं, वो तो गलत था ही था, एजेंसी जांच कर रही है, कर प्रतिक्रिया की जा रही है। मैं अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह विषय विचाराधीन अपने कर लिया है, तो मेरे विचार से इस पे निर्णय आने देना चाहिए। नहीं, और वो ये आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी राज्यपाल के संदर्भ में नहीं। नहीं सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं सर जी, एसटीएफ, आपने एसटीएफ का इतना गुणगान किया कि वो बहुत अच्छा जांच, आज भी आपके चीफ मिनिस्टर गुणगान कर रहे थे कि अच्छा काम कर रही है। तो अगर उसने राम नरेश यादव के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाए हैं और अदालत कहती है कि नहीं पद पर रहते हुए इन्हें इम्यूनिटी प्राप्त है, तो आपको दो काम करना चाहिए था, इनको हटवाना चाहिए था पद से, ठीक, और नहीं तो इस फैसले के खिलाफ आप अदालत में जा सकते थे। एसआईटी को भी यह फैक्ट मालूम होगा कि प्रोसिक्यूशन के मामले में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, इन्वेस्टिगेशन, जांच या पूछताछ के मामले में इनको इम्यूनिटी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप राज्यपाल को बचा रहे थे। जी देखिए, यहां पर प्रोसिक्यूशन में इम्यूनिटी है या जांच में इम्यूनिटी है, यह एसआईटी का विचार नहीं था, यह उच्च न्यायालय का विचार था। अब यहां पर जो निर्णय था, एक बात आपको समझ के समझिए, जिस विषय को लेकर न्यायालय में गए थे, कोई वो वाद परिवाद नहीं था। सुनिए सर, एक सेकंड सुधांशु जी, देखिए आप सीधा जवाब दीजिए ना, एक मिनट, मुझे पूरी बात करने दीजिए, रवि जी मुझे पूरी बात करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सुप्रीम हाईकोर्ट में गए कि नहीं सीबीआई को देने की जरूरत नहीं, हमारी एजेंसी काम कर रही है। तो इसमें एक आरोपी व्यक्ति है, अगर इसके खिलाफ यह फैसला आता है कि इनको संवैधानिक कवच सुरक्षा प्राप्त है, इसलिए इनका एफआईआर रद्द कर दिया जाए, तो आपने उस एफआईआर का बचाव भी नहीं किया। इसका मतलब क्या, एसटीएफ जो है वो राज्यपाल को नाहक परेशान कर रही थी, प्रताड़ित कर रही थी पद पर। देखिए, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा समझने की जरूरत है कि राज्यपाल के ऊपर मुकदमा चलाने का विषय कोई एक सामान्य फौजदारी या दीवानी का मुकदमा नहीं था कि जिसके अगेंस्ट आप ऊपर बढ़ते। ये एक संवैधानिक इंटरप्रिटेशन का विषय था, अनुमति है या नहीं। जहां पर यदि उच्च न्यायालय का यह प्रेक्षण आया कि अनुमति नहीं है, तो उसके आगे करने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हम और आप कानून के जानकार नहीं हो सकते, पूरी बात कर लीजिए, एक मिनट। लेकिन एसटीएफ में और एसआईटी में तो कानून के जानकार हैं ना, तो जज साहब हैं वहां, तो रिटायर्ड हम और आप प्रशांत भूषण जितना योग्य नहीं हो सकते। बात कह रहा हूं, ये एक सामान्य दीवानी या फौजदारी का मुकदमा नहीं था, ये संविधान के इंटरप्रिटेशन का मुकदमा था। छोड़ दिया ना एक तरह से, उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी दी है, इसको लेकर कोई व्यक्ति असहमत हो सकता था। नहीं सर, हमारा मानना यह था, एफआईआर रद्द की तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहां गठित होती है, किसी भी हाईकोर्ट में गठित हो सकती है। सलमान, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर कोई भी हाईकोर्ट टिप्पणी देता है, ऐसा नहीं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। सलमान, इसलिए वहां पर सरकार ने यह विचार किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी से डिस्कशन हो रहा था, जांच हो रही थी कि नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि चीजें ईमानदारी से जांच हो रही, तो मुझे क्या पता कि कैसे जांच हो रही थी। मैं तो सिंपल आपसे बात पूछा, एक प्रक्रिया थी, राज्यपाल को आप हटा सकते थे, और दूसरी प्रक्रिया थी कि अगर हाईकोर्ट ने उनकी एफआईआर दर्ज की तो एसआईटी को जाना चाहिए था अपने एफआईआर या जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मुझे लग रहा था कि विरोधी सीबीआई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, उससे तो आप बच रहे थे। इस फैसले को किसी भी प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहते थे कि मन ना जाए वो मामला। क्या ऐसा नहीं है? देखिए, एक मैं बात कहता हूं, संवैधानिकता पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी है साहब, वो भी उसको अगर इंटरप्रिटेशन आपके हमारे उच्च न्यायालय लग रहा है तो दोषी भाजपा है। और सुनिए, राज्यपाल आजीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, नैतिकता का प्रश्न कांग्रेस से नहीं पूछा जा रहा है सलमान कि उन्होंने नहीं किया।
तो भी वो प्रश्न भाजपा से है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 तक में टिप्पणी दी है। मैंने राज्यपाल के संदर्भ में पूछा है, मैंने राज्यपाल के संदर्भ में पूछा है कि राज्यपाल का जब एफआईआर क्वैश हुआ इंटरटेन नहीं किया तो भी प्रश्न भाजपा से है। तो मैं मान रहा हूं प्रशांत भूषण ने 40 सेकंड आपकी बात रखी है और आप 4 मिनट से ज्यादा समय से इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। सलमान सोच साहब जो भी आप जवाब दें मुझे संतुष्ट नहीं पूरे करना। अरे सुधांशु जी, ठीक है, सलमान सोच आप बोल लीजिए। सुधांशु जी ने जो कहा, देखिए अब सवाल भाजपा से नहीं करेंगे फिर क्या कांग्रेस से करेंगे? पिछले कितने सालों से आप वहां पर हुकूमत चला रहे हैं। ये कोई बोला नहीं जाता था। आपको तो याद होगा ना, सुधांशु जी 2013 के साल में मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता था आपसे। हाँ पूछिए आप सुधांशु जी। सुनिए सुधांशु नहीं सुधांशु जी, मैं देखिए बीजेपी वालों को हमसे प्रश्न पूछिए, हमें आपत्ति नहीं है। पिछले नहीं मुझे प्रश्न पूछने की औपचारिकता नहीं बनी, आप जवाब दीजिए ना सर। आप जवाब नहीं दे रहे उससे सलमान कहने दीजिए प्लीज। सलमान देखिए बीजेपी वालों को बहुत खुशी होती है, कहते कि भाई एक साइड से कहते कि भाई 60 साल में कुछ नहीं किया, दूसरे साइड से कहते देखो हमारे मुल्क ने कितनी तरक्की की है। मुझे समझ नहीं आती इनकी बात। आप ये बताइए, आप लोगों ने मध्य प्रदेश में काफी देर से आपकी हुकूमत चल रही है। ये व्यापम जो स्कैम है ये कोई नया स्कैम तो है नहीं, ये 1 साल पुराना नहीं है, 6 महीने पुराना नहीं है, इसको तो बहुत साल हुए। उसके बाद अब मैं इस टेक्निकल बात में नहीं जाना चाहता सुधांशु जी, आप लोगों ने उस केस को अपील नहीं किया जिसमें गवर्नर के खिलाफ वो जो एफआईआर था उसको क्वाश किया गया। आप कहते भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल सा एक इश्यू है, तो हम और आप तो एक्सपर्ट है नहीं, आपके एक्सपर्ट तो होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, कम से कम अपील कर सकते थे। छोड़िए, नहीं किया आपने, कोई रीजन होगा उसका, छोड़िए। असली मुद्दा जो ये है, असली मुद्दा ये है सुधांशु जी, आपको समझना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि 1.5 करोड़ बच्चों ने, लड़के और लड़कियों ने एग्जाम दिए पिछले 10 साल में। उनको कोई भी क्रेडिबिलिटी, उनको इस सिस्टम में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दिखती जिसमें इतनी चोरी हुई। आप तो कहते हैं कि हम नौजवानों को यहां पर भारत बनाना चाहते हैं। क्या भारत बनाएंगे आप लोग? 1.5 करोड़ जिंदगियां आप लोगों ने तबाह की, क्योंकि जिसको मिला उस पर भी शक, जिसको नहीं मिला उसको तो पता है कि 1.5 करोड़ कहां से ले आए नंबर? वो जैसे 125 करोड़ कहते हैं, आप 1.5 करोड़ ले आए। एक सेकंड, ठीक है, नहीं हमारा सवाल है। मैं बताता हूं, मैं आपको सलमान, गवर्नर वाले इशू में 14 लोग, गवर्नर वाले इशू में आप लोग भी अभी जाकर सक्रिय हुए हैं जी। आप लोग भी अभी जाकर सक्रिय हुए हैं। जब ये पूरा मामला उठा और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी पूछा गया कि कांग्रेस क्यों नहीं मुखर है, तब जाकर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जब राज्यपाल के खिलाफ मामला रद्द होता है तब आप भी नहीं गए, जबकि आप सीबीआई की जांच कराने के मामले को लेकर जा रहे थे अदालतों में और पब्लिक स्पेस में हंगामा कर रहे थे। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल रवि जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक थोड़ा अंदरूनी सी बात बोलता हूं। मुझे याद है पिछले साल इलेक्शन से भी पहले मध्य प्रदेश के काफी कॉलीग आते थे, भाई ये व्यापम स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है, और कितनी कोशिश चल रही थी लेकिन कोई ट्रैक्शन नहीं था, कहीं कोई ट्रैक्शन नहीं था, मीडिया बिल्कुल नहीं उठा रही थी। इतनी लड़ाई करने के बाद मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं इतना बताऊं कि कांग्रेस ने काफी लड़ाई लड़ी इस पे, और बड़ी मुश्किल से। अब क्योंकि इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, इसलिए मेरे ख्याल में अब ये मीडिया में थोड़ा चलने लगा, क्योंकि इतनी अननेचुरल डेथ्स हो रही थी। अब आप गवर्नर की बात करते हैं, एक बात है ना, हमारा कोई कायदा कानून है, यहां पर सरकार जो है, सरकार के पास एक केस बना और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया, तो हमें लगा कि भाई थोड़ी थोड़ी कुछ हो रही है बात, उसके बाद केस ठप। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं रवि जी, ये सिर्फ गवर्नर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत फैला हुआ स्कैम है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और जो भी इन्वॉल्व है, जिस पार्टी में से भी है, कोई पर सबको पकड़ना चाहिए। ठीक है प्रशांत भूषण जी, मैं आनंद और पारस जी के पास जाऊंगा। उससे पहले जो सुधांशु जी कह रहे थे कि जो मैंने सवाल पूछा, क्या ठीक है, क्योंकि अब आप भी एक राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं तो लोग कह सकते हैं कि आपका जवाब राजनीतिक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कानूनी रूप से जानना चाहता हूं। आप कोई दूसरा इस पैनल में वकील नहीं है उस तरह से, अब जैसा सुधांशु ने ठीक ही कहा, लेकिन जो सुधांशु दलील कह रहे हैं, क्या वो तर्कसंगत है? क्या दलील दे रहे हैं कि जो हाईकोर्ट ने कह दिया वो अंतिम था, संविधान की व्याख्या हाईकोर्ट ने करी दी? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। ये तो रोज व्याख्या हाईकोर्ट करता है। अगर आपको लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने बकायदा अपने काउंटर एफिडेविट में, जो राज्यपाल ने वहां पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल करी अपनी एफआईआर को रद्द कराने के लिए, उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने बकायदा बोला था कि नहीं, बिल्कुल ये एफआईआर बिल्कुल ठीक है और पूरा और कोई राज्यपाल को ऐसा कोई
कवच नहीं प्राप्त है कि जांच से बच सके, कि एफआईआर ही रद्द करा सके। लेकिन जब हाईकोर्ट ने एक बार ये बोल दिया कि नहीं भाई एफआईआर रद्द होनी चाहिए क्योंकि जांच भी नहीं हो सकती, तो उसके बाद उसको चुनौती नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में और राज्यपाल को बने रहने दिया, राज्यपाल को हटाया नहीं। अगर ये बात थी कि भाई राज्यपाल क्योंकि वो बने हुए हैं इस वजह से जांच नहीं हो पा रही, तो राज्यपाल को हटा देते तो सीधी सीधी जांच हो जाती। लेकिन ये तो साफ है कि राज्यपाल को किसी तरह से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध लग रही थी। ठीक है। आनंद से मेरा एक सवाल है कि इससे पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि मतलब इतनी शंकाएं हैं छात्रों में कि डीमेट का जो इम्तिहान होने वाला है, डीमेट का घोटाला ये है कि उसमें तेज तर्रार बच्चे एडमिशन ले लेते थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और 30 सितंबर को जो डेट खत्म होता है लास्ट एडमिशन का, उसे 2-3 दिन पहले अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते थे। वो सीट मैनेजमेंट कोटा में और मैनेजमेंट कोटा से बाद में पैसे से बड़े बड़े बच्चों को मेडिकल की मिली है। तो अब वो अलग जांच होगी। उपरीत साहब से अभी तक उनसे 164 के तहत नहीं पूछताछ किया गया, ऐसा मुझे बताया गया है, तो पता चलेगा ये खेल का। पर आनंद, क्या ये बात सही है कि जो व्यापम का जो गठन हुआ था 2007 के अधिनियम से, और उसमें ये बात थी कि उसके सदस्य किस तरह से होंगे, उसकी कमेटी एक अधिसूचना के जरिए होगी, क्या ये बात सही है कि व्यापम की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो चलाने वाली संस्था है उसके गठन के लिए जो अधिसूचना जारी करने की बात थी, वो अधिसूचना कभी जारी नहीं की गई, नोटिफिकेशन से काम चलाया गया और अपने मन के पसंद के लोग वहां बिठाए गए? जी, सही बोल रहे हैं रवि जी आप, क्योंकि हमेशा व्यापम का जो डायरेक्टर है उसको ऐसा आदमी को बनाया जाता था जो इनके हिसाब से वहां एक तरीके से एक बैगमैन होता था, जो इनके लिए वहां से पैसा उगाता था। जैसे सुधीर सिंह भदौरिया की मैं बात करूं, 2008 से लेकर 2011 तक वो व्यापम के डायरेक्टर रहे, कंट्रोलर रहे। उन्होंने भी अब उनके कार्यकाल में बहुत अनियमितताएं हुई, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एसटीएफ उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करी, नहीं आज तक कोई आवाज उठाई, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं है, जबकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जुलाई 2014 में ये एफआईआर दर्ज हो गई है। फिर पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति में भी अनियमितता है, और सबसे बड़ी बात इस पूरे व्यापम से बड़ा मुद्दा डीमेट घोटाला है। और उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज की स्टेट कोटा सीट है जो कि पीएमटी से भरी जाती है, ये अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर है कि पिछले 4 साल में 721 सीट्स ब्लॉक करके स्कोरर्स को बुला के बेच दी गई, लेकिन अभी तक प्राइवेट कॉलेज पे कार्रवाई के लिए इवन मेरे रिप्रेजेंटेशन के बावजूद एसटीएफ ने अभी तक उन पे क्राइम भी रजिस्टर्ड नहीं किया है। प्राइवेट कॉलेज के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज को जो जमीन दी गई है उसमें भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। खैर वो बाद में देखा जाएगा। पर आप ये कह रहे हैं कि जो डीमेट घोटाला जो वो सामने आ चुका है उसमें किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसमें, हाँ, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, तीन घोटाले हैं सर। हाँ। डीमेट घोटाला एक अलग है और स्टेट कोटा की सीट्स को जिस तरीके से ब्लॉक करके बेचा गया वो एक अलग है। स्टेट कोटा की सीट्स का पूरा मुद्दा सीधे सीधे व्यापम से जुड़ा है, क्योंकि स्टेट कोटा की सीट पीएमटी से ही भरी जाती है और जो सॉल्वर आते थे वो दोनों को बेनिफिट पहुंचाते थे। एक सॉल्वर जो है उसके आगे जो लड़का सेलेक्ट होता है उसको तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलवाता था और वो खुद प्राइवेट कॉलेज में सीट को ब्लॉक करता था। 30 सितंबर के पहले उस सीट को वो छोड़ देता था और निजी कॉलेज बजाय सरकार को ये जानकारी देने के उस सीट को मोटे दाम में बेच दिया करते थे। और ये एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी के अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में ये लिखा है कि 4 साल के अंदर 721 सीटें इस तरीके से बेच दी गई। 6 तारीख को मैंने एसटीएफ को रिप्रेजेंटेशन दिया कि आप इसमें एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन आज तक एसटीएफ ने निजी कॉलेजों पर हाथ भी नहीं डाला है। सकलेचा साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आज ऋतु वर्मा ने हाईकोर्ट में डाला है कि अभी भी दलाल घूम रहे हैं और 3 फोन नंबर से ऋतु वर्मा ने पिटीशन डाला जबलपुर हाईकोर्ट में कि संपर्क किया जा रहा है कि 40 लाख रुपए में ये सीट मिलेगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कि स्कैनर लगाओ, हाई रेजोल्यूशन वाला स्कैनर जो पीएम की सुरक्षा में होता है, उस तरह का स्कैनर कि आप कहीं नस में इसमें उसमें ब्लूटूथ का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सकलेचा साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या ये मैं 2007 का अधिनियम की कॉपी देख रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है अध्याय 2 में कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मध्य प्रदेश व्यापम के नाम से एक अधिसूचना जारी करेगी जिसमें मुख्य सचिव उसका पदेन सचिव होगा, तकनीकी शिक्षा का वित्त विभाग का मुख्य प्रमुख सचिव होगा या सचिव होगा, या उच्च शिक्षा विभाग का होगा, चिकित्सा शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी होगा। मैंने कई आईएएस ऑफिसर हैं,
तो ये इस तरह के ऑर्डर में, जैसा इस अधिनियम में इसकी कल्पना की गई है, जो ये कॉपी कहती है, इस तरह से ये चला था क्या? मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि 2012 तक, शायद 2007 से शिवराज सिंह चौहान ही इस मंत्रालय के मंत्री थे। जी 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 जी। मैं थोड़ा सा एक बात अपनी यहां से शुरू करता हूं। हाँ। कि आज हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया डीमेट के ऊपर, वो पिटीशन मेरी है और उस पिटीशन पे मैंने मांग की थी कि डिबेट के अंदर परीक्षा देने के बाद में गोले काले किए जाते हैं और मैंने कहा था कि आप परीक्षा कक्ष में ही स्कैनर लगाकर उनकी कॉपियों की आंसर शीट की स्कैनिंग कराएं और स्कैनिंग की मिरर इमेज हाई कोर्ट के पास रखी जाए। आज हाई कोर्ट ने उस पर फाइनल ऑर्डर दिया और मैं सोचता हूं हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने बहुत ही अच्छी मांग रखी है और इस मांग को पीएमटी के ऊपर भी लागू किया जाए ताकि आने वाले भविष्य में एक पारदर्शिता बनी रहे। व्यापम के मामले में जो आपने बात कही वो सही है। इस मुद्दे को हाई कोर्ट के अंदर भी उठाया गया था कुछ पिटिशनर लोगों ने, जब उनकी पात्रता को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में अंदर व्यापम का जो स्वरूप है उसके अंदर इस किसी प्रकार की अधिघोषणा न होने के कारण मन चाहे लोगों को वहां पे नौकरी पे रखा जा रहा है, समाप्त कीजिए, डायरेक्टर को बनाया जा रहा है। सकलेचा साहब, परिणाम है कि काम हो रहा है। सकलेचा साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर अधिसूचना जारी होती तो वहां पर मनपसंद लोगों को रखना मुश्किल हो जाता? हाँ जी बिल्कुल, अगर अधिसूचना जारी होती तो जो क्वालिफिकेशन और जो क्राइटेरिया उसके लिए तय किया जाता उनको रखा जाता, उसके लिए विधिवत आवेदन लिए जाते और उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाती। जैसा कि पीएससी के अंदर भी मनपसंद लोगों को रखा जा रहा है और उन लोगों को भी रखा गया जो उनके योग्य नहीं है। तो अभी पीएससी और व्यापम में दोनों लड़ाई हम इस बात के लड़ रहे हैं कि सरकार योग्य लोगों को रखे और राजनीतिक के नाम पर उनकी सेवा करने वाले, उनकी गणेश परिक्रमा करने वाले अफसरों को नहीं रखे। जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर 2009 में पहली बार मैंने व्यापम का मुद्दा उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई। अब प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री के पास में दिसंबर 2008 से लेकर मार्च 2012 तक चिकित्सा मंत्रालय था। उनके संज्ञान में जुलाई 2009 में यह प्रकरण ला चुका था। उसके बाद भी 2010 में फर्जीवाड़ा हुआ, 11 में हुआ, 12 में हुआ, 13 में हुआ और फर्जीवाड़ा होना नहीं, फर्जीवाड़े का क्वांटम स्वरूप बढ़ा। 2009 में जहां मेरी जांच पर 114 फर्जी पाए गए, वही 2009 के अंदर 2013 के अंदर फर्जियों की संख्या बढ़कर 878 और 2012 में 701 तक पहुंच गई। तो यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि एसटीएफ ने माननीय मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं की? हैरान हो रहे हैं कि क्या सुन रहे हैं। माननीय मनमोहन सिंह से पूछताछ हो सकती है। हाँ, इनसे नहीं हो सकती। सुधांशु जी, आप इस दो बात का जवाब दीजिए कि ये हालत है मध्य प्रदेश में कि जो गोला बच्चा भरेगा काला और सफेद का, हर बच्चे का कॉपी का स्कैन किया जाएगा और कोर्ट के पास जमा किया जाएगा। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है। ठीक है, ये आने वाले दिनों में अगर इससे पारदर्शिता आती है तो ये अच्छा कदम है। लेकिन अभी जो सकलेचा साहब बता रहे थे, अभी आपके मुख्यमंत्री दावा श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने वही विसिल ब्लोअर हैं 2013 में, लेकिन 2009 में 114 फर्जी एडमिशन पकड़े जाने के बाद, विधानसभा में मामला उठने के बाद, खुद हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो इस्तीफा छोड़िए, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूर्व चिकित्सा मंत्री के नाते पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, आपने अभी जो बातें कही उनमें से एक 3 बिंदु मैं निकालता हूं। आपने कहा 2007 में व्यापम का गठन हुआ, तो एक विधिवत व्यवस्थित चयन प्रक्रिया का निर्धारण किसके जमाने में हुआ? हमारी सरकार के जमाने में। अरे सर, उसके बाद आपको लगा कि 2007 में जो अधिसूचना जारी हुई वो विधि सम्मत नहीं थी और एक प्रकार से एडहॉक व्यवस्था या यूं कहें कि प्रॉपर वैधानिक व्यवस्था के बिना उसे चलाया गया। ठीक। तीसरा, आपने कहा 2009 में प्रकरण प्रकाश में आया। देखिए, 2007 से 2013 तक जब इसमें घटित हुआ, अगर विधि सम्मत नियुक्ति नहीं थी व्यापम के अध्यक्ष या अधिकारी की, बड़ी सहजता से कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता था। हम लोग विश्वविद्यालयों में रहे, जरा सी गलत नियुक्ति होती है, लोग कोर्ट से जाकर उस नियुक्ति को रुकवा देते हैं या उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं सर, देखिए, दूसरी बात, सकलेचा जी, मुझे पूरी नोटिफिकेशन होगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर का डिपार्टमेंट उसके बाद आप बोलिएगा व्यापम का नोटिफिकेशन किधर है, उसके बाद बोल लीजिएगा। देखिए, 2009 में सकलेचा जी ने कहा कि 114 प्रकरण आए और वो 13 तक बढ़ते बढ़ते इतने हो गए। इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि यह पूरा व्यापम का घोटाला क्रमशः बढ़ा है। यानी शुरू में लगा
कि एक छोटी मोटी कोई बात होगी सर, जिसमें कि कुछ अधिकारियों ने मिलकर कोई घपला किया होगा। देखिए, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। 114 डॉक्टर फर्जी पकड़े जाते हैं और राज्य सरकार कायदे से तो वो इम्तिहान कैंसिल करना चाहिए था। कायदे से तो उस इम्तिहान को कैंसिल करना चाहिए था। 114 स्थापित तथ्य होना और 114 आरोपों का निर्धारण हो गया था क्या 2009 में? स्पष्ट जवाब दीजिए, हां या ना। 114 पे संदेह होना और 114 में आरोप का निर्धारण होना, दोनों में अंतर है। जो हम आरोप निर्धारण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता गया कि घोटाला बहुत व्यापक है। आनंद जा रहे हैं क्यों तो हम कॉलेज की जांच से आगे बढ़कर राज्य स्तरीय जांच, फिर एसआईटी की जांच, फिर उच्च न्यायालय की जांच के अंतर्गत बढ़ते हुए आज सीबीआई की जांच तक आए। तो यह सरकार के द्वारा आनंद, इस पर आप अपनी आखिरी बात जो सुधांशु जी बोल रहे हैं बोल के चले जाइए, फिर सुधांशु जी और कंप्लीट कर लेंगे। दिखा रहा है प्रामाणिकता जी। नहीं सुधांशु सकलेचा जी, आप जरा 1 मिनट रुकिए। सकलेचा जी हो चुके थे, उन पे पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, उनको कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया था, यहां तक कि पूरी 29 नवंबर 2011 को। और उसके बाद मेरी आवाज के ऊपर, मेरे प्रश्न पर 2006 से लेकर 2012 की जांच भी करवाई गई थी, उसमें भी 296 फर्जी पाए गए थे, उनको भी कॉलेज से निकाल दिया गया था, कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया था, उन पे पुलिस में 4 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया था। आनंद को जाना है, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के राज में एक फर्जीवाड़ा हुआ जी। आनंद अपनी बात रख लीजिए, फिर चले जाएगा। हाँ देखिए, मैं थोड़ा तथ्य सुधारना चाहूंगा कि पारस जी ने बहुत पुरजोर तरीके से विधानसभा में ये मांग उठाई। वो एक निर्दलीय विधायक थे और सरकार को अच्छे से पता था, वहां पूरे मीडिया को भी पता था, जो जिन लोगों का नाम 2009 में आया था 114 की, मैं आपको बताना चाहूंगा उन पे एफआईआर की अनुशंसा के बावजूद 2013 तक उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया था, न उनको कॉलेज से निकाला गया था। जब कंटिन्यू पारस दादा ने और हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर उनको कॉलेज से निलंबन की अनुशंसा की गई। आपकी सरकार ने 4 साल तक उनको बचाया, मुन्ना भाई फाइनल ईयर तक पहुंच गए, तब तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जी, आप जवाब दीजिए सुधांशु जी। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए। देखिए रवीश जी, यहां पर किसी भी तथ्य के प्रस्तुतिकरण के 2 पक्ष होते हैं। आनंद जी ने कहा दबाव बनाया गया, मैं कहूंगा तथ्य प्रामाणिक हुए तब किया गया। ये तो आप और हमारे इंटरप्रिटेशन में अंतर है कि दबाव से हो रहा था या तथ्यों की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के बाद। इंटरप्रिटेशन समझती होगी, क्योंकि राज्य सरकार प्रमाणित होने पर ही, ठीक है सलमान, व्यापक और प्रभावी कार्रवाई कर। सुधांशु जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन एक बात है कि बीजेपी का अब हमें पूरा पता चल गया, जब तक पूरा दबाव, जब तक पूरे थप्पड़ वप्पड़ ना पड़े, तब तक बीजेपी कोई काम नहीं करती। थप्पड़, ये सब बीजेपी हर किसी चीज में, ये तो शब्दों के थप्पड़ में कह रहा हूं, कुछ भी बीजेपी खुद करने को तैयार नहीं है, हर किसी चीज में दबाव बनाना पड़ता है। ये तो इन एक्टिविस्ट और जो पारस जी है, बाकी लोगों ने काफी इस पे, जो राय साहब है, इन्होंने काफी प्रेशर लाया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी लाया, मीडिया ने लाया, उसके बाद जब अब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा भाई ये तो कुछ करना है, अब भी कहेंगे हाँ भाई हमने खुद ही चाहते थे, इतनी देर से, इतने सालों से नहीं चाहते थे, अब अचानक चाहते खुद ही। सब कुछ हो रहा है क्योंकि बीजेपी चाहती है। लेकिन सिर्फ बीजेपी ने एक चीज की है मेरे ख्याल में मध्य प्रदेश में, इस स्कैम के मुतालिक, इस स्कैम पे इन्होंने अपना हाथ रखा और इनके एक छोटा सा के अंदर, इनकी कमिटी के अंदर ये स्कैम हुआ। आनंद राय हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम पारस सकलेचा, सलमान साहब, सुधांशु जी आप लोग रहेंगे। एक बात बता दें कि इसमें जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं 467 धारा के तहत, वो आजीवन कारावास वाला मामला है। अबेटमेंट ऑफ क्राइम मतलब क्राइम की परिस्थिति, अपराध करने की परिस्थिति, बच्चों की गलती तो है ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा हो कि आजीवन कारावास की स्थिति आ जाएगी। लड़कियां, लड़के, ये सब जेल गए क्योंकि बड़े बड़े लोग कुर्सी पर बैठ के खेल खेल रहे थे। ब्रेक के बाद आता हूं, खेलिए आप। हाँ सुधांशु जी, अब जवाब दीजिए, आपकी बारी थी। जो सवाल उठ रहा था कि व्यापम अधिनियम जब बन गया, उसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई और ना करके अपने हिसाब के लोगों को चुना गया, इस पे अब जवाब दीजिए। कोई नोटिफिकेशन आपकी जानकारी में है जो ऐसा जारी किया गया था कि इस नोटिफिकेशन के बाद ही अब नियुक्ति होगी? क्योंकि 12 तक आपके मुख्यमंत्री ही चिकित्सा मंत्री थे। देखिए, मैंने इस विषय में स्पष्ट कहा कि यदि नोटिफिकेशन कोई ऐसा था जो विधि सम्मत नहीं था, नियुक्ति ऐसी नोटिफिकेशन तो था ही नहीं ना, वो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया इसके हिसाब से, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लोगों की नियुक्ति कर रहे थे, ये आरोप है।
क्या आप बताने की स्थिति में है या फिर मैं आगे बढ़ूं? टेक्निकल चीज हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो। हाँ देखिए, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चलाई जा रही है और यह विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं है तो बहुत आसानी से न्यायालय में जा सकते हैं। इतने नहीं, आप ये तो सब चीज न्यायालय से नहीं साबित होगा ना। ये जब आप विधानसभा में आप लॉ टेबल करते हैं तो कहते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से बनेगी। जैसे एक अभी आया, मैं श्योर नहीं हूं कि जो एसआईटी के जो थाने हैं एसटीएफ के, वो अभी जुलाई 2014 में नोटिफाई हुए हैं। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा सक्षम नहीं हूं, तो ये भी मैं बता रहा हूं, क्राइम ब्रांच के जो थाने हैं वो जो जुलाई में नोटिफाई हुए हैं, तो इसका एक कानूनी पहलू है। लेकिन फिलहाल मैं अभी इसी पर टिका हुआ हूं, तो इसका जवाब दीजिए ना कि वो शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 में जब घोटाला आ गया था, तब भी 2012 तक, मुझे नहीं, आज तक ये कहा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बहाने अपने मर्जी के लोगों को बिठाया जा रहा है इसमें। अब जवाब दीजिए, फिर मैं यही तीनों लोग बात करेंगे उसमें। रवीश जी, यदि आपने ये कहा कि जब तक वो विधानसभा में टेबल नहीं हो चुका तब तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एग्जीक्यूट होना विधि सम्मत है, तो प्रश्न किस बात का है भाई? क्या ठीक बोल रहे हैं पारस जी? एज पर द लीगल प्रोसीजर हो रहा है ना काम। यहां पे समस्या क्या है कि लीगल प्रोसीजर का इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हो रहा है। मैं सिंपल कह रहा हूं कि भाई जब ये घोटाला हो रहा है, एक सेकंड, मुझे जब ये पर्ची लीक हो रहा था तो हेल्थ मिनिस्टर कौन था? मुझे पूरी बात कर लेने दें। हाँ, अरे भाई, घोटाला हुआ, सबसे पहले जांच किसने कॉन्स्टिट्यूट की मैं पहले भी बोल चुका हूं। मैं एक बात और तथ्य 2009 में 114 लोगों के खिलाफ जिस विषय पे जाकर न्यायालय की टिप्पणी मांगी गई है, न्यायालय ने संतोष व्यक्त किया है। एक महीना आपने लगाया था एसटीएफ का गठन करने में, 2 महीने पहले एक महीना लगाया था। देखिए, मैं एक तथ्य सामने रख रहा हूं, आपका क्या यदि इससे इनकार है रवीश जी कि अभी तक किसी भी विषय पर न्यायालय में गए हैं तो उसने सरकार की जांच और विवेचना के लिए संतुष्टि व्यक्त की है? पारस चकलेजा जी, हम वो वाले त्रिवेदी के इस दलील सलमान में थप्पड़ की बात कह रहे थे। अरे याद करिए, बताइए, ये वो कह रहे हैं कोयला मैं तो सिंपल पूछा आपसे, कोयला घोटाला बहुत हुआ, एक साल करता था मैं, 6 महीना करता था। आजकल तो आप लोग टीवी के खिलाफ ही बोलने लगते हैं कि टीवी वाले को कोई काम नहीं है। रवीश जी, मुझे थोड़ा सा 2 वाक्य पूरा कर लेना। अच्छा, एक बात, एक सकेजा साहब पूरा कर नहीं, आपने बहुत ज्यादा बात की सुधांशु जी, बाकी नहीं, पूरा कर लीजिए। आरोप है। हाँ सलमान जी, मुझे थोड़ा 2 वाक्य पूरा। इन पे आरोप है सलमान जी की कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर आरोप और लांछन लगाने के अतिरेक में कभी कभी कैसे तथ्यों की अनदेखी कर रही है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता सर, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं मैं अपने सवाल पर टिकूंगा। सकलेचा साहब जवाब दीजिए। एक सेकंड है सकलेचा साहब, मैं सलमान आ रहा हूं, मुझे वो कांग्रेस बीजेपी नहीं करना, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं सर, सिंपल सवाल का जवाब दे सकलेचा साहब। जो मैं एक बात की ओर, सकलेचा साहब आपकी बारी, बात की ओर सुधांशु जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जी। मैं ये बताना चाहता हूं। नहीं, मैं पहले रवीश जी एक बात कहना चाहूंगा जो नहीं, उनको कहने दिए। नहीं, उनको पूरा करने में समय चला जाएगा। ना के उत्साह के अतिरेक में कांग्रेस के लोग क्या करते हैं? रेणु कुशवाहा की मृत्यु के लिए सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो व्यापम। आप समय खा रहे हैं, टेक्निकल सवाल पर जवाब नहीं दे पाए तो आप समय खा रहे हैं। नहीं, आप वो मत कीजिए। और सकलेचा साहब, मैं आवाज पर, सुधांशु जी प्लीज रुकिए। तो मैं मेरे सवाल का तो जवाब नहीं दे रहे, आप कांग्रेस पे कर रहे हैं, तो फिर मैं मोर्चा खोल दूंगा। ये लोग आपस में लड़ते रहे। सवाल एक सेकंड सलमान, एक सेकंड रुकिए। तो सकलेचा साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, 2 लाइन में। जी 13 मई को, हाँ, मैं सुधांशु जी को बताना चाहूंगा कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के कार्य पर जमकर फटकार लगाई और वह कार्य यह था कि मध्य प्रदेश सरकार ने, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी 9 साल से थे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मिनिस्टर, सामान्य प्रशासन विभाग के, तो 23 जनवरी 2006 को एक रिपोर्ट उनसे मिली कि 1993 से 2003 तक अवैध भर्ती विधानसभा में हुई। यह रिपोर्ट 23 जनवरी 2006 को मिली। यह रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग, जिसके मुख्यमंत्री के पास था, उनके पास रही। इस रिपोर्ट पर कार्रवाई 9 साल बाद 27 फरवरी 2015 को की गई। हाँ, 9 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस रिपोर्ट को दबाकर राजनीतिक सलमान सकलेचा साहब आप रुकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट वो लोगों को जवाब मिल जा रहा है। आप जो कह रहे हैं व्यापम की जांच पर टिप्पणी की, अब मध्य देखिए सलमान साहब आपकी बारी है। सुधांशु जी आपकी बात, सुधांशु जी प्लीज मेरी बात भी सुन लीजिए। सुधांशु जी आपकी बात तो सुनते ही रहते हैं। देखिए, हुकूमत कांग्रेस की नहीं, आप लोगों की,
सबसे बड़ा घोटाला आपके वहां पर बच्चों का, ये तो बच्चों का ही है ना, बच्चों के जो फ्यूचर है उनके जो भविष्य है उसका है ना, नौजवान जो लड़के लड़की हैं उन्हीं का फ्यूचर है, जिसकी वजह से भारत आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा घोटाला उन्हीं की जिंदगी के बारे में। और आप लोगों को यह भी शर्म नहीं आती कि अब आप कहें कि भाई हां हमने कुछ किया नहीं, इसमें बहुत सालों से कुछ नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप सुधांशु जी? आप किस किस चीजें पढ़ रहे हैं? आप कहते हैं जब भी कोई चीज होती है बीजेपी वाले की आप कोर्ट में जाओ। अगर कोर्ट में जाना तो फिर हुकूमत का क्या फायदा? आप रिजाइन कीजिए ना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करे, फिर हम कोर्ट से ही काम चलाएंगे। आप हर किसी स्कैम में क्यों कहते हैं, चाहे वो चिक्की स्कैम हो, चाहे वो आपके ललित मोदी स्कैम हो, चाहे कोई भी स्कैम हो। मैं तो सीधा कहता हूं, अगर आप कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस अगर है, अगर मोदी जी कहते थे भाई हम बहुत तूफान की गवर्नेंस देंगे, तो क्यों कहते हैं आप फिर आप कोर्ट के पास जाओ? अगर वो कोर्ट के पास जा रहे हैं तो आपकी हुकूमत का कोई काम ही नहीं है, आप इस्तीफा दीजिए ना। शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो क्यों नहीं दे? एक सवाल पूछता मैं आपसे, एक और सवाल मुझे ये बताइए, आपकी जब हुकूमत आई, मोदी सरकार आ गई, अच्छे दिन आ गए, सब गवर्नर को निकाल दिया, ठीक है, तो इस गवर्नर को क्यों नहीं निकाला आपने? खास तौर से जब इनको एक्यूज बनाया, सुधांशु जी जवाब आप लोगों ने, क्या बात? सुधांशु जी एक और बात है कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं उसके जवाब नहीं दिया जा रहा। आप बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाइए, या कोर्ट ने टिप्पणी दी है, एक भी जवाब कोर्ट ने इन सारे सवालों की टिप्पणी अब आपसे पूछा जा रहा है, तो आप तथ्य रख दीजिए ना कि भाई नोटिफिकेशन हमने किया था, हमने इन सारे अधिकारियों की नियुक्ति इन प्रक्रियाओं से कही थी, आप लोग एजेंडा चला रहे हैं, रख दीजिए पब्लिक के सामने। नहीं की थी ना? नहीं जी सुधांशु, अब 1.5 मिनट है सर, आप बोल लीजिए सुधांशु जी, 1 मिनट है। देखिए, तथ्यों की विवेचना जांच में भी हो रही है और कोर्ट में भी हो रही है। अब उसके ऊपर डिस्कशन की बात चलने दीजिए कोर्ट में। पर सलमान जी ने जो अभी जो एक दर्द की अभिव्यक्ति की कि युवाओं को जो उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो हो रहा है, चयन की प्रक्रिया में वो तो हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में व्हाट्सएप करने लगे हैं कि वहां भी ये सब हो रहा है। इसके ऊपर एक राजनीतिक बात कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, वाक्य पूरा करने दीजिएगा, एक ही मुलायम सिंह के परिवार के इलाके ये 4-5 जिलों से आप कहां से कहां पहुंचे? आप वहां जरूर पहुंच जाइए, लेकिन ये कहने का मतलब सुधांशु जी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश से बच जाएंगे। यानी कि आप बेशक वहां पहुंचिए, सांप्रदायिक शक्तियों के आप बेशक यूपी पहुंचिए, अच्छा रहेगा, दर्द नहीं, यहाँ न्यायालय के अच्छा रहेगा, वहां की भारत के लोगों को ये बात नहीं है, ना भारत के लोगों को ये बात नहीं। आप बताइए, आप बीजेपी की सफाई कीजिए, शिवराज सिंह चौहान की सफाई दीजिए। ये नहीं चलेगा सर, आप एक सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए राजनीति है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोई सवाल का जवाब नहीं इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं। रविवार को मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी व्हाट्सएप पर खूब चली, शायद मध्य प्रदेश के व्हाट्सएप वालों ने भी पढ़ी, लेकिन आज उसी व्हाट्सएप पर मुझे लेकर लतीफा चल रहा है। कई लोगों ने मुझे दबी जुबान में फॉरवर्ड किया कि ये देखिए चल रहा है, क्या बात है, आपको टारगेट किया जा रहा है। मैंने सोचा आपको पढ़ा ही देता हूं, टारगेट हूं या नहीं हूं। तो इसमें यह है कि मेरे नाम से लिखा हुआ है कि रवीश कुमार सवाल पूछ रहे हैं, शिवराज जी ये व्यापम घोटाले के पीछे किसका हाथ था? तो शिवराज जी लतीफे में कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं, बस इतना पता है कि जो भी इस बारे में सवाल करता है वो मर जाता है। हाँ, तो आप क्या पूछ रहे थे? तो इसमें रवीश कुमार डर जाते हैं और कहते हैं जी मैं तो ये पूछ रहा था कि भाभी जी आलू के पकौड़े बनाते वक्त रिफाइंड इस्तेमाल करती हैं या सरसों का तेल? वो आपने देखा होगा कि मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूं। वैसे मुझे लगा कि इस लतीफे में कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, अच्छा भी है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ा तो लगा कि इसे बनाने और फैलाने वाला मुख्यमंत्री का दुश्मन रहा होगा। ध्यान से देखिएगा तो सीएम साहब के हिस्से में कौन सा बयान आता है। रही बात हमारी, तो हम पत्रकार होता ही क्या है, लतीफा है और अच्छा है। जैसे एक लतीफा चल रहा है कि व्यापम में अगर नाम आ जाए तो मोदी जी वाला 12 रुपए का बीमा करा लो। आप जैसा ठीक समझें, आप जैसा ठीक देखें और आप जैसा ठीक सुनें। प्राइम टाइम देखते हैं।